इज ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सारी के मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं कि अगर पेशेंट ट्रोमा का आपके पास आएगा तो अर्ली असेसमेंट उसकी क्या होगी। ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी में सबसे पहले वो बताते हैं कि ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी जो है ये प्राइमरी इंजरी भी हो सकती है, सेकेंडरी इंजरी भी, मतलब दो चीजें इसमें आती हैं, प्राइमरी इंजरी, सेकेंडरी इंजरी। प्राइमरी इंजरी में हुआ है कि जो ऑन इम्पैक्ट हुआ है, यानी किसी चीज से उसको इंजरी हुई है, वो फॉल हुआ है उसका हाइट से, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हेड पे कोई ट्रोमा हुआ है, तो वो प्राइमरी इंजरी होगी डायरेक्टली ट्रोमा की वजह से। इसको तो मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसको ना हम कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं, ये तो ऑलरेडी हो चुकी है। पेशेंट हमारे पास आएगा कि हम प्राइमरी इंजरी को रिवर्स कर सकते हैं, कि हम प्राइमरी इंजरी को मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जितना उसको ट्रोमा हुआ वो हो ही गया, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी इंजरी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंडरी इंजरी जो होती है वो फॉलोइंग आवर्स और डेज में होती है, वो फौरन से नहीं होती, उसको कुछ घंटे या दिन लगते हैं, तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंडरी इंजरी होती क्यों है? ये होती है इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज्यादा हो गया, हाइपोक्सिया हो गया, सही से ऑक्सीजन ही नहीं मिली पेशेंट को, इस तरह की जो चीजें ये सेकेंडरी इंजरी में आती है। अच्छा, मैं पहले आपको एक चीज बता दूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हो, तो बेहतर है कि आप अपने पास अपनी बुक रख लो स्टार्टिंग में, और जो मैं पॉइंट आपको एक्स्ट्रा बताऊं आप उसको अपनी बुक पे डॉगर पे कवर करते जाओ, ताकि आपको बार बार जो है ना ये पहले ना खोलनी पड़े। और दूसरा आप भी कर सकते हो, अगर अलग से नोट्स बनाना चाहते हो बना लो, बट इसमें हम बहुत एक्स्ट्रा चीजें करने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करता है वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड सेरिब्रल ब्लड फ्लो की। इन दोनों का रिलेशन उसने आपस में बताया है कि जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो है ना, यानी ब्रेन को कितना ब्लड मिल रहा है, ये डिपेंड कर रहा होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर को। अब नॉर्मल जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो है वो 55 ml पर मिनट फॉर एवरी 100 ग्राम ऑफ ब्रेन टिश्यू जा रहा होता है, कि अगर ब्रेन का 100 ग्राम टिश्यू है ना, उसको 55 ml एक मिनट में ब्लड मिल रहा है, ठीक है। तो अगर 500 ग्राम है तो हर 100 ग्राम को 55 ml मिल रहा है, इस तरह से ब्लड फ्लो जा रहा होता है। और ब्रेन जो है ना वो बर्दाश्त कर सकता है, अगर 20 ml तक भी ब्लड फ्लो गिर जाए ना वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब 20 ml से ज्यादा ब्रेन ब्लड फ्लो कम होगा तो फिर इस्कीमिया हो जाएगा ब्रेन को, फिर सेकेंडरी इंजरी शुरू हो जाएगी। मैंने आपको कहा कि ब्रेन के ब्लड फ्लो का इंट्राक्रेनियल प्रेशर का जो रिलेशन है उसने इस इक्वेशन में बताया। अब आपने इस इक्वेशन को एज इट इज याद कर लेना है विद वैल्यूज, ठीक है। सबसे पहले तो बात करें कि जो सीपीपी है, सीपीपी का मतलब है सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर, जो ब्रेन को परफ्यूजन मिल रही है, जो ब्लड मिल रहा है, उसका प्रेशर होता है 75 से 105, 75 से 105। और जो मीन आर्टेरियल प्रेशर है, मीन आर्टेरियल प्रेशर का क्या मतलब है? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज ये ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन है, तो ये आर्टरी आ रही है उसको सप्लाई करने, तो जो आर्टरी उसको सप्लाई करनी आ रही है ना, उस आर्टरी का क्या प्रेशर है? ये मीन आर्टरियल प्रेशर है, दैट इज 90 to 110 mmHg। इंट्राक्रेनियल प्रेशर की जो ब्रेन है जिसमें वो आर्टरी इंटर हुई है, इसका अपना प्रेशर क्या था इंट्राक्रेनियल? वो है जी 5 to 15। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर 5 to 15 है, वो जो आर्टरी आई है उसका प्रेशर 90 to 100 है। मिनट, हाँ, उसका अपना प्रेशर 90 to 100 है। अब ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर उस पर थोड़ा बहुत इफेक्ट तो करेगा ना, कि उसको थोड़ा सा कंप्रेस करेगा, उसका फ्लो थोड़ा सा कम करेगा, उसका प्रेशर थोड़ा सा कम करेगा, इसीलिए वो जितना प्रेशर लेकर आई है वो ब्रेन को उतना ट्रांसमिट नहीं कर पाती, यानी वो ब्रेन को उतना ब्लड ट्रांसमिट नहीं कर पाती वो जितना प्रेशर पीछे से लेकर आई है। क्योंकि इंट्राक्रेनियल, अगर तो ब्रेन इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि इसमें कोई प्रेशर ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है, तो ये आराम से 90 to 110 का प्रेशर लेकर आई थी, ब्रेन में ब्लड का भी 90 to 110 प्रेशर हो रहा था। लेकिन ये जितना प्रेशर लेकर आई है ब्रेन में, इंट्राक्रेनियल प्रेशर ने थोड़ी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, तो अब जो ब्रेन को प्रेशर मिलेगा वो 75 to 105 मिलेगा। आर्टरी में प्रेशर था 90 to 110, ब्रेन का प्रेशर था 5 to 15। अगर हम आर्टरी के प्रेशर में से ब्रेन का प्रेशर माइनस कर दे तो बाकी जो बचता है वो ब्रेन को मिलता है सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर, ठीक है। एक और चीज यहां पर समझ जाए, वो चीज ये है कि अगर इन दोनों फैक्टर में चेंज आएगा, दोनों फैक्टर में कैसे चेंज आएगा? पेशेंट था, उसका ट्रोमा उसको हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, हाइपोवोलेमिया में चला गया, तो ये गिर जाएगा, मीन आर्टेरियल प्रेशर गिर गया, मीन आर्टेरियल प्रेशर कम हो गया। जब मीन आर्टेरियल प्रेशर कम हो गया तो अब सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर गिरेगा ना, लेट्स सपोज यहाँ 90 to 110 की बजाय 70 हो गया, 70 में से 5 माइनस करें, अब सिर्फ 65 mHg का ब्रेन को प्रेशर मिलेगा, तो इसके कम होने से भी ब्रेन का प्रेशर कम होगा, ब्रेन को सप्लाई कम मिलेगी। और दूसरी कंडीशन देखिए कि पेशेंट को हेड इंजरी हुई, हेड इंजरी की वजह से उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज्यादा हो गया, इसको आगे हमने डिटेल में देखना है। उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज्यादा होने से भी, लेट्स सपोज ये प्रेशर ज्यादा हो गया, उस केस में भी ब्रेन का परफ्यूजन कम हो जाएगी, क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज्यादा हो गया, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ब्रेन को परफ्यूजन कम मिलेगी, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर्स जो है इनको समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों फैक्टर डिटरमाइन करे होते हैं कि ब्रेन की परफ्यूजन क्या है, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर क्या है। चले, यहां तक हमें चीजें समझ आ गई है। ये कॉन्सेप्ट अब आगे आपको बहुत हेल्प करेगा जब हम एक हाइपोथेसिस में आपको बताने लगी हूँ। अच्छा, यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ में वही बात है जो मैंने आपको सारी बता दी है। हाँ, एक चीज पहले देख लेते हैं, सेरिब्रल ऑटो रेगुलेशन। वो कह रहे हैं कि जब तक तो थोड़ा बहुत ही प्रेशर में चेंज आ रहे होते हैं, यानी ये जो मीन आर्टेरियल प्रेशर है ये थोड़ा बहुत ही चेंज कर रहा है, तो ब्रेन एक ऑटो रेगुलेशन का मैकेनिज्म कर लेता है। ऑटो रेगुलेशन क्या करती है कि वो ना आर्टरी को डायलेट या वैसोकंस्ट्रिक्ट करके, वास्कुलर टोन को चेंज करके, कि अगर उसको कम ब्लड मिल रहा है
कम प्रेशर मिल रहा है तो वेसल को थोड़ा कंस्ट्रिक्ट करवा देगा, वेस्कुलर टोन इंक्रीज करा देगा, जिससे उसको प्रेशर ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। अगर उसको ज्यादा प्रेशर मिल रहा है वो वेसल को थोड़ा डायलेट करा देगा, उसको कम प्रेशर, मतलब वो इस तरह से ना थोड़ा बहुत खुद से रेगुलेट कर सकता है, लेकिन एक लिमिट तक। ऑटो रेगुलेशन इंपेयर हो जाती है अगर ये दोनों बहुत ज्यादा खराब हो जाए, मीन आर्टरी प्रेशर बहुत ज्यादा गिर जाए, तो फिर वो जितना भी वेसल को कंस्ट्रिक्ट करवा ले वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए तब भी वो कुछ नहीं कर सकता, तो सिर्फ एक लिमिट तक जो है ना ऑटो रेगुलेशन काम करती है। चले आगे बात करेंगे जी मोनरो कैले डॉक्ट्राइन एंड हर्निएशन सिंड्रोम की। ये इसमें ना ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होना है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अच्छा, इसमें वो क्या बात करते हैं मोनरो कैले डॉक्ट्राइन, इन्होंने ना 1783 में एक बात बताई। उन्होंने कहा कि अगर जो है ना वो है ना क्रेनियम, वो एक रिजिड बॉक्स है, मतलब हमारी जो स्कल है ना वो रिजिड बॉक्स है, उसके अंदर ब्रेन पड़ा हुआ है। अब उसने कहा कि अगर हेड इंजरी होती है, लाइक कोई हीमाटोमा वहां पे बन गया, अब आपको पता है एक्सट्राड्यूरल हीमाटोमा होता है कि वो स्कल के और ब्रेन के दरमियान बन रहा होता है, तो ब्रेन को वो प्रेशर दे रहा होता है, कंप्रेस कर रहा होता है। तो कोई अगर हीमाटोमा बन गया या ब्रेन जो है उसको स्वेल होना शुरू होगा, उसकी स्वेलिंग होना शुरू होगी। इनिशियली तो ब्रेन इसको अकोमोडेट कर लेगा कि वो CSF कम बनाएगा या वीनस ब्लड की मदद से या फ्लूइड अपना ना थोड़ा बहुत कंपनसेशन वो करने की कोशिश करेगा, ठीक है, कि मेरा प्रेशर नॉर्मल है। अगर एक्सटर्नली इसको भी चलें देख लेते हैं, अगर लेट्स सपोज ये ब्रेन है, तो अगर वो कहेगा कि मुझे एक्सटर्नली यहाँ से हीमाटोमा प्रेशर अप्लाई मुझ पे कर भी रहा है, तो मैं अपना प्रेशर जो है ना, क्योंकि इससे ब्रेन का प्रेशर ज्यादा होना, और ब्रेन का प्रेशर ज्यादा होना आपको पता है कि उसके लिए डेंजरस है, तो वो कहेगा कि मैं अपना प्रेशर किसी तरह से कंपनसेट करने की कोशिश करता हूँ कि CSF कम बनाऊंगा, ये वीनस ब्लड जो है वो ज्यादा चला रहा है, मतलब किसी भी फ्लूइड कंपोनेंट के लिहाज से वो कंपनसेट करना की कोशिश करेगा। बट अगर ये एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होता जाएगा, ब्रेन की कंपनसेशन खत्म हो जाएगी, फिर क्या होगा, फिर ये होना है जी ब्रेन ने हर्निएट करना शुरू कर देना, ब्रेन की हर्निएशन होगी। तो ये बात बताई हमें मोनरो कैले डॉक्ट्राइन एंड हर्निएशन सिंड्रोम ने कि ब्रेन जो है वो एक हद तक तो कंपनसेशन करेगा, लेकिन अगर स्टिल वो प्रेशर बढ़ता रहा तो ब्रेन जो है वो herniate करेगा। Any expansion in the content, especially hematoma and brain swelling, initially accommodated by exclusion of fluid, initially तो अपने fluid component की वजह से उसको expand करके या कम करके वो अपना accommodate करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अगर uncontrolled increase होता जाए इंट्राक्रेनियल प्रेशर में, जैसे कहते हैं ना कि हीमाटोमा को जल्दी इवैक्यूएट करना चाहिए, क्योंकि अगर हीमाटोमा इवैक्यूएट नहीं करेंगे तो अनकंट्रोल प्रेशर ब्रेन पे पड़ता रहेगा, उसकी वजह से सेरिब्रल हर्निएशन हो जाएगी, ब्रेन हर्निएट कर जाएगा। ब्रेन कहाँ कहाँ से हर्निएट कर सकते हैं? सबसे पहले तो ब्रेन की हर्निएशन हो सकती है टेम्पोरल लोब की ओवर द टेंटोरियम रिजल्ट इन प्यूपिल एबनॉर्मेलिटी। सबसे पहले तो जो टेम्पोरल लोब है उसकी हर्निएशन हो सकती है। अब टेम्पोरल लोब की हर्निएशन से होगी जी प्यूपिल की एबनॉर्मेलिटी। अब आप लोगों को याद आया होगा कि जब हम एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा पढ़ते थे ना, वहाँ पे एक हम फाइंडिंग याद रखते थे कि एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा का जो पेशेंट आएगा ना, वो हमारे पास आएगा कि उसको कॉन्ट्रालेटरल वीकनेस वगैरह के मसले हो सकते हैं, हेमिप्रेसिस हो सकता है, लेकिन उसको इप्सीलेटरल प्यूपिल की एबनॉर्मेलिटीज होंगी। इप्सीलेटरल उसका जो प्यूपिल है, जो सेम साइड का प्यूपिल है, वो डायलेटेड होगा और फिक्स होगा, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि अगर तो ब्रेन पे प्रेशर पड़ता था तो ब्रेन का टेम्पोरल लोब हर्निएट करता था और प्यूपिल एबनॉर्मल हो जाता था ऑन द साइड ऑफ इंपैक्ट, यानी इप्सीलेटरल। ये तो एक हर्निएशन होगी ना टेम्पोरल लोब की, जिसकी वजह से प्यूपल की एबनॉर्मेलिटीज आ रही है। दूसरी जो हर्निएशन होती है वो टोन्सलर हर्निएशन हो सकती है, यानी वो वाली जगह जो फोरामेन मैग्नम है, जहां से स्पाइनल कॉर्ड, जहां से ब्रेन स्टेम गुजरी है, वहां से अगर ब्रेन का जो है ना वो हर्निएशन होगी तो उसको कहते हैं सेरिबेलर टोन्सलर हर्निएशन, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे पहले तो कुशिंग ट्राइएड बन सकती है। कुशिंग ट्राइएड का मतलब होता है कि अब आपको पता है कि ब्रेन स्टेम में मेडल्ला भी आता है, मेडल्ला में आपके सारे वैजोमोटर रिस्पिरेटरी सेंटर आते हैं जो रेस्पिरेशन को और वैजोमोटर को सप्लाई करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो जब वहां से ब्रेन हर्निएट कर रहा है तो ये जो सेंटर एंड पे प्रेशर पड़ा है, इसकी वजह से कुशिंग ट्राइड आएगी। कुशिंग ट्राइड में तीन चीजें आती हैं, हाइपरटेंशन, बीपी इंक्रीज कर जाएगा, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, और इररेगुलर रिस्पायरेशन। ये तीन चीजें बनाती है कुशिंग ट्राइड। और ये कब आती है? जब सेरिब्रल जो है सेरिबेलर हर्निएशन होती है, या फिर जो मेडल्ला की वैसोमोटर रेस्पिरेटरी सेंटर है उनमें इफेक्ट आता है, ठीक है। तो कुशिंग ट्राइड आती है। यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। अगर स्टिल आपने चीजों को कंट्रोल नहीं किया, आपने इसको जल्दी से रिकॉग्नाइज, हेड इंजरी को बहुत जल्दी से आइडेंटिफाई करके रिकॉग्नाइज करके ट्रीट करना होता है। अगर आपने नहीं किया तो कोनिंग हो जाएगी, हर्निएशन वर्सन हो जाएगी और ब्रेन स्टेम की डेथ हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अगर इमीडिएट इंटरवेंशन प्रोवाइड नहीं की तो कोनिंग हो जाएगी, ब्रेन स्टेम की डेथ। तो ये हमने देखा, हमें ये सब चीजें किसने बताई? मोनरो कैलेडोक्टाइन। यहाँ पर फिगर में भी देख लेते हैं। फिगर में भी वही बता रहा है कि अगर अंकल हर्निएशन होगी, यानी टेम्पोरल लोब की हर्निएशन होगी, तो फिर ये टेंटोरम सेरिब्लाई पे होती है, तो फिर क्या होगा? थर्ड नर्व कंप्रेस होगी, और अगर थर्ड नर्व कंप्रेस होगी तो क्या होगा? इप्सिलेटरल प्यूपल की एबनॉर्मलिटी होगी। लेकिन अगर सेंट्रल हर्निएशन होगी और अगर टोन्सिलर हर्निएशन होगी, सेरिबेलम की साइड पर हर्निएशन होगी, तो ब्रेन स्टेम को कॉम्प्रोमाइज करेगी, कुशिंग ट्राइड बनेगा। कुशिंग ट्राइड पे भी अगर आपने इमीडिएट इंटरवेंशन नहीं की तो फिर क्या हो जाएगा? कॉनिंग हो जाएगी और ब्रेन स्टेम की इमीडिएट डेथ हो जाएगी, ठीक है। चले, क्लासिफिकेशन ऑफ हेड इंजरी उधर लिखी हुई है डोगर पे बहुत अच्छे से, तो वहीं से मतलब आप कर सकते हो कि कितना GCS है तो माइल्ड इंजरी है, कितना है तो सीवियर इंजरी है। इसको थोड़ा जूम आउट, अच्छा ज्यादा ही हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट करना दैट इज
कंकशन, सेकंड इंपैक्ट सिंड्रोम और पोस्ट कंकसिव। अच्छा, ये तीनों टर्म्स भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी समझना है। कंकशन का मतलब ये होता है कि पहले उसको ये कंसीडर किया जाता था कि आल्टरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस आल्टर हो गई है हेड इंजरी की वजह से, उसको कंकशन का नाम दिया जाता था। अब इसको डिस्क्राइब किसी और तरह के, अब कहा जाता है कि माइल्ड सी हेड इंजरी है, इतनी इंजरी नहीं है कि उसको इमेजिंग में आपको नजर आया, आपने सिटी स्कैन करवाया कुछ भी नहीं नजर आया जी, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन माइल्ड सी हेड इंजरी हुई है। उस हेड इंजरी की वजह से कंफ्यूजन, एमनीजिया, लेथार्जी, डिस्ट्रैक्टेबल है पेशेंट, फॉरगेटफुल हो रहा है, स्लोली टू इंटरेक्ट है, इमोशनली लेबाइल है, ये सारे फीचर आना शुरू हो गए हैं, तो इसको कंकशन का नाम लेते हैं। मतलब माइल्ड हेड इंजरी है, इमेजिंग में नजर नहीं आई, इमेजिंग में कोई एबनॉर्मेलिटी नजर नहीं आई, बट सिम्टम्स आ रहे हैं। सिम्टम्स क्या है? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होना जरूरी नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन है, लेथार्जी, पेशेंट काम नहीं कर रहा, बोल नहीं रहा, उसको कुछ याद नहीं आ रहा, लेथार्जी उसको हो गई है, स्लो टू इंटरेक्ट है, तो फिर वो कंकशन है। ठीक है, गेट डिस्टर्बेंसेस भी हो सकती हैं, इनकोऑर्डिनेशन भी हो सकती है, ये सारी चीजें हो सकती हैं, तो ये कंकशन है। नेक्स्ट वो बात करते हैं जी कि अगर पेशेंट कंकशन में था, लेट्स सपोज उसको सेकंड इंजरी हो गई, सेकंड इंपैक्ट हो गया, एक तो पहले उस बेचारे को इंजरी हुई थी, चले इतनी सवेयर नहीं हुई थी बट हुई तो थी ना, अब उसको सेकंड इंपैक्ट हो गया, उसी इंजरी होने, पहले इंजरी होने के कुछ देर बाद दूसरी इंजरी भी होगी, तो अब पेशेंट के साथ बहुत बुरा हो जाएगा। अब पेशेंट जो है ना, उसको मेलिग्नेंट ब्रेन स्वेलिंग, बहुत ज्यादा ब्रेन स्वेलिंग हो जाएगी, इवन उसकी कोमा और डेथ भी हो सकता है। ठीक है, इसको कहते हैं सेकंड इंपैक्ट सिंड्रोम, कि पहली इंजरी के कुछ देर बाद दूसरी इंजरी हो जाना, तो बहुत डेंजरस होती है, मेलिग्नेंट ब्रेन स्वेलिंग हो जाती है और कोमा एंड डेथ हो सकता है। इसीलिए जब किसी को हेड इंजरी हो जाए ना, उसको कहते हैं तुम बैठ जाओ, तुम ना जाओ। जैसे उसने कहा ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट होती है स्पोर्ट प्लेयर में, कि अब लेट्स सपोज को बैट्समैन था, उसको हेड इंजरी हो गई है, उसको फौरन से ग्राउंड से ले जाते हैं, उसको ये नहीं कहते कि तुम खेलो अभी, क्योंकि अगर उसको माइनर हेड इंजरी भी हुई है, उसको कंकशन हुई है, उसको सिम्टम्स आना शुरू, अब हमने उसको दोबारा ग्राउंड में भेज दिया, अगर उसको दोबारा हेड इंजरी हो गई तो फिर उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए उनको कहते हैं कि अब आप आराम करें, अब आप जाएं, या अब आपको पूरी तरह मॉनिटर किया जाएगा, असेस किया जाएगा, आपने वापस ग्राउंड में नहीं जाना। ठीक है, अब बात करते हैं जी पोस्ट कंकसिव सिंड्रोम की। दो चीजें समझ आएगी, कंकशन और सेकंड इंपैक्ट। पोस्ट कंकसिव सिंड्रोम ये है कि प्रोलॉन्ग पीरियड गुजर गया, बहुत देर गुजर गई इंजरी को, सिम्टम यूजुअली डिसअपेयर हो जाती है कंकशन की, लेकिन ये डिसअपेयर ही नहीं हुई, उसको हेडेक शुरू हो गया, डिजीनेस आती है जी, हेयरिंग नहीं सही, विजन चीजें सही नजर नहीं आ रही, सुन नहीं सही रहा। इसके अलावा न्यूरोकोग्निटिव या न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी होती है, कि कंसंट्रेशन नहीं हो पाती, रिकॉल नहीं किया जा रहा, इंसोमनिया है, इमोशनल एबिलिटी, डिप्रेशन, पर्सनैलिटी चेंज, इस तरह के सारे जो फीचर आना शुरू हो जाए, तो उसको पोस्ट कंकसिव सिंड्रोम कहते हैं। ये ना मुझे यूजुअली याद आया, जब मैं ये पढ़ी थी ना, मुझे याद आया कि मूवीज में वो कहते हैं ना कि भाई इसको जो है ना वो हेड इंजरी है, अब इसकी आदत चली गई, अब इसको कुछ याद है, तो वो पोस्ट कंकसिव सिंड्रोम होता है, या कुछ याद नहीं आ रहा, चोट लगने के बाद ना ये हो गया उसके साथ। तो अब हाँ, क्योंकि वो बहुत लंबे, मतलब अगर लंबे अरसे तक रहेगा ना, प्रोलॉन्ग पीरियड तक, तो उसको पोस्ट कंकसिव सिंड्रोम कहेंगे। तो वो कह रहा है कि कुछ पेशेंट है ना उसको एक्सैजरेट कर देते हैं, कि भाई उनको इतनी सिम्टम होती नहीं है, वो बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे होते हैं ताकि उनको कॉम्पनसेशन ज्यादा मिले, लाइक इस तरह कोई अगर गेन उनको मिलना है दूसरी पार्टी से, तो वो ज्यादा लेने के चक्कर में। लेकिन ये हो भी सकता है, रियलिटी में भी प्रेजेंट हो सकता है, न्यूरोकोग्निटिव, न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसीज, हेडेक, डिजीनेस, ये चीजें प्रोलॉन्ग पीरियड तक रहती हैं इंजरी के बाद, उसको पोस्ट कंकशन यानी परसिस्ट करती हैं। ठीक है, कंकशन में वो परसिस्ट नहीं करेंगी, वो आएंगे सिम्टम ठीक हो जाएंगी, लेकिन पोस्ट कंकशन में प्रोलॉन्ग पीरियड तक वो परसिस्ट करेंगी। ठीक है, चले अगर हम यहाँ पर इसमें चले, कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसी चीज नहीं है। ओके, प्राइमरी सर्वे। अब जो प्राइमरी सर्वे हमने देखा ना ATLS का, वो तो था जी ABCDE, बस यही चीजें थी ना, लेकिन यहाँ पर जो प्राइमरी सर्वे है ना हेड इंजरी से रिलेटेड, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें बात करता है कि आपको एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन एंड सर्कुलेशन तो मेंटेन करनी है, लेकिन साथ अपने हाइपोग्लाइसीमिया को भी एक्सक्लूड करना है, प्यूपिल का साइज, GCS स्कोर एज सुन एज पॉसिबल होगा, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट को भी आप चेक करोगे, और ये बेहतर होता है कि इंट्यूबेशन से भी पहले हम फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट को चेक कर लें, क्योंकि इंट्यूबेशन के बाद फिर मुश्किल इम्पॉसिबल हो जाता है पेशेंट को एग्जामिन करना इस तरह से। तो फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट को इंट्यूबेशन से पहले ही चेक कर लिया जाए। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट ऐसे आपको एज इट इज याद होने चाहिए प्राइमरी सर्वे ऑफ हेड इंजरी के। कुछ चीजें एक्स्ट्रा थी जो मैंने आपको यहाँ पर बतानी थी। यहाँ पर सबसे पहले प्यूपिल पे रिस्पॉन्स को बता रहा है कि प्यूपिल जो है वो जब थर्ड नर्व की कंप्रेशन हो भी जाती है, टेम्पोरल लोब की हर्निएशन की वजह से थर्ड नर्व की कंप्रेशन हो जाती है, या इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज हुआ, थर्ड नर्व की कंप्रेशन हो गई, प्यूपिल फिक्स क्यों हो जाता है? प्यूपिल को क्या मसला होता है? होता ये है कि जो थर्ड नर्व थी ना, उसने पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई देनी थी प्यूपिल को, अब थर्ड नर्व की कंप्रेशन हो गई, प्यूपिल को अपनी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई नहीं मिल रही, प्यूपिल को जो मिल रही है वो सिर्फ सिंपैथेटिक एक्टिविटी मिल रही है अनअपोज्ड। तो ये जो अनअपोज्ड सिंपैथेटिक एक्टिविटी प्यूपिल को मिल रही है, इस वजह से प्यूपिल इनलार्ज हो जाएगा, स्लगिश हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। फिर GCS में वो बताता है कि जो GCS, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि GCS ना, अब आप लेट्स सपोज कि आप ना उसका
दोनों लिम्स पे करे हो, एक लिम्ब की मूवमेंट आपने देखी, क्योंकि इसमें मूवमेंट भी देखते हैं ना, इसमें आई रिस्पॉन्स भी देखते हैं, वर्बल रिस्पॉन्स भी देखते हैं और मूवमेंट भी देखते हैं, तो आप उसकी मूवमेंट देख रहे थे, एक लिम्ब जो था वो फ्लेक्स कर रहा था इन रिस्पॉन्स टू पेन, और दूसरा जो था वो लोकलाइज कर रहा था फोर्स को। तो लोकलाइज करने वाला को हम यूजली ज्यादा मार्क्स देते हैं, और फ्लेक्स जो करते हैं पेन के रिस्पॉन्स में उसको हम कम मार्क्स देते हैं। अब आप कहोगे मैं इसको क्या मार्क्स दूं, एक इसका लिम्ब जो है वो फ्लेक्स हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू पेन, दूसरा जो है वो लोकलाइज कर रहा है पेन को। तो आपने याद रखना है इस केस में आपने जो बेस्ट स्कोर है ना उसको चूज करना है, ठीक है। अब हम उसको अगर उसका एक लिम्ब फ्लेक्स भी करा है तो दूसरे लिम्ब ने उसको लोकलाइज तो किया है ना, तो हम उसको लोकलाइज वाला स्कोर देंगे, ठीक है। ये सिर्फ लिम्ब के केस में नहीं है, ये किसी भी पॉइंट ऑफ जीसीएस करे हो और जो आपको बेस्ट स्कोर मिल रहा है, दो एक ही पर्सन में दो फाइंडिंग्स मिल रही है, लेकिन जो बेस्ट वन है ना उसको आप चूज करोगे, ठीक है। और आपने पेनफुल स्टिमुलस देना क्या होता है, पेनफुल स्टिमुलस में आप स्टर्नम या सुप्रा ऑर्बिटल रब करते हो या ट्रेपीजियस को स्क्वीज करते हो, तो ये यूजली स्टर्नम वाला ज्यादा यूज किया जा रहा होता है, ये यूजली पेन उसको दे रहे होते हैं उसका रिस्पॉन्स देखने के लिए। चले, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, सेकेंडरी सर्वे में ना, आप इसका सेकेंडरी सर्वे जो है ना वो मेन फोकस करता है हेड नेक एंड स्पाइन पे, पूरी बॉडी तो आप देख ही रहे हो, लेकिन हेड नेक एंड स्पाइन पे आपका मेन फोकस होगा। हेड में अब आपने स्कल को, स्कैल्प को और फेस को देखना है। आपको वन बाय वन बताती हूँ। सबसे पहले स्कैल्प को ना हम इंस्पेक्ट और पैल्पेट करते हैं कि स्कैल्प पे कोई लेसेशन, क्योंकि जो स्कैल्प की लेसेशन है वो बहुत प्रोफ्यूजली ब्लीड करती है, तो उसको देख लेना है, उसको मैनेज करना है। फिर आप ना कुछ साइंस देखने हैं कि कहीं अब आप बेस ऑफ स्कल आपको डायरेक्टली नजर तो नहीं आ रही किसी पर्सन को देखकर, उसकी बेस ऑफ स्कल अगर इंजर हो गई है, बेस ऑफ स्कल में अगर फ्रैक्चर हो गया, तो आप उसको पेशेंट पे कैसे देख सकते हो, कैसे सस्पिशियस कर सकते हो कि हाँ इसकी बेस ऑफ स्कल मुझे फ्रैक्चर लग रही है। सबसे पहले आपको बैटल साइन दोस्तों यहाँ पे दिखा हुआ है कि जो ये वाला है ना मैस्टोइड, ये यहाँ पर आपको ब्रूज नजर आएगा, ब्लू ब्लू नजर आ रहा है ना, तो अगर मैस्टोइड प्रोसेस पे आपको ब्रूजिंग मिले उसको बैटल साइन कहते हैं। ये शो कर रही होती है कि बेस ऑफ स्कल में फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। बैटल साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको रुकून या पांडाइज मिल सकती है, वो उसने दिखाई तो नहीं हुई, लेकिन उसमें ये होता है कि बायोलेटरल, शायद दिखाई हो आगे, नहीं दिखाई हुई। रुकून में होता है कि, चलिए आप इसको गूगल करके देख लीजिएगा। बायोलेटरल पेरिऑर्बिटल ब्रूजिंग होती है, जैसे यहाँ पर आपको मैस्टोइड पे ब्रूजिंग नजर आई है तो वहाँ पे पेरिऑर्बिटल ब्रूजिंग नजर आती है। फिर हीमोटेम्पनम मिल सकते हैं, आपको कान से ब्लीडिंग नजर आ सकती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर रप्चर कर जाए, नोज से सीएसएफ आ सकता है, सीएसएफ राइनोरिया, ठीक है। ओटोरिया, कान से सीएसएफ आ सकता है। तो ये सारे जो हैं, ये जो साइंस हैं, ये हमें सजेस्ट करते हैं कि इसका बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर हुआ है। तीसरी चीज हमने देखनी है उसका क्रेनियल नर्व्स। पहले हमने उसका स्कैल्प देखा, फिर हमने उसका साइंस देखे कि बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर तो नहीं है, तीसरा हमें उसका देखना है क्रेनियल नर्व को एग्जामिन करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपको दो फाइंडिंग्स मिल सकती है अगर मिड ब्रेन को या ब्रेन स्टेम को डिसफंक्शन हो गया, एक गेज पैरेसिस, दूसरा डीकॉन्जुगेट गेज। गेज पैरेसिस में ये होता है कि आई जो है बियॉन्ड द मिड लाइन नहीं देख सकती, ठीक है, मिड लाइन के बियॉन्ड नहीं वो देख सकती। और डीकॉन्जुगेट गेज है कि वो एक साथ नहीं मूव करी आईज, वैसे यूजुअली हमारी आंखें एक साथ मूव करती हैं, अगर हम राइट साइड पे देखते हैं तो दोनों राइट पे देखती हैं, लेफ्ट पे देखते हैं तो दोनों एक साथ लेफ्ट पे देखती हैं, लेकिन डीकॉन्जुगेट गेज में क्या होता है वो एक साथ मूव नहीं करती, ठीक है। अच्छा, फिर आपने नेक्स्ट क्या देखना है, अब आप क्रेनियल नर्व के बाद फेस पे आ जाओ। सबसे पहले आप उसकी आई में उसका कोर्निया और कंजक्टिवा देखो, वो एग्जामिन करना है। फिर उसका हाइफीमा देखो, उसके इंटीरियर चैम्बर में ब्लड तो नहीं है, उसको हाइफीमा कहते हैं। फिर उसका रेटिना देखो, रेटिनल डिटैचमेंट तो नहीं होगी, पैपिल एडीमा तो नहीं है। फिर आप उसका प्यूपिल का स्टेटस साथ ही देख के उसका जीसीएस स्कोर, ये अब आप यही बात कहोगे कि प्यूपिल और जीसीएस तो हम प्राइमरी सर्वे में कर चुके हैं, बट आपने सेकेंडरी में उसको रीइवेलुएट करना है, दोबारा से करके देखना है, ठीक है, क्या बेहतर हुआ है पहले से या पहले से डिटोरिएट तो नहीं कर गया। तो जीसीएस और प्यूपल हम सेकेंडरी में रीइवेलुएट करते हैं, रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर हेड एंड फेस का सेकेंडरी सर्विस कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाएंगे जी नीचे नेक पे और स्पाइन पे। वो कह रहा है कि जब भी पेशेंट हेड इंजरी के साथ आए, आपने उसका 100% सोचना है कि उसको सर्वाइकल इंजरी हुई होगी, जब तक आप उसको एक्सक्लूड ना कर लो, आपने ये कंसिडर करना है कि उसको सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हुई होगी, ठीक है। और ना एक्सरे हमें ऐसा हेल्प नहीं करते ज्यादा, हमें नहीं बताते कि स्पाइनल इंजरी हुई है कि नहीं हुई। सिटी स्कैन भी वो कह रहा है इतना हमें हेल्प नहीं करता ये बताने के लिए कि इंजरी हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। इसीलिए जब तक आप उसको क्लिनिकली नहीं ना वैल्यूएट कर लेते, आपने उसको सर्वाइकल कॉलर अप्लाई करना ही करना है। आगे बात करते हैं जी, वो नेक में हमने देख लिया कि नेक के लिए हमें सर्वाइकल कॉलर अप्लाई करना है। अब हम आ जाते हैं जी पेरिफेरल नर्व पे, जैसे हम क्रेनियल नर्व करके आए थे ना, अब हमने पेरिफेरल नर्व एग्जामिन करनी है। लिम्स को देखना है, लिम्ब की टोन क्या है, यानी वो जो सीएनएस का हम एग्जामिनेशन करते थे मोटर, लिम्ब के रिफ्लेक्सेस क्या है, सेंसेशंस कैसी हैं, सेंसरी मोटर दोनों एग्जामिन कर लेना अपने लिम्स को, ठीक है। इससे हमने उसके पेरिफेरल नर्व एग्जामिनेशन कर ली। अब देखना है कि पेशेंट को जो है ना लॉन्ग रोल करना पड़ेगा हमें उसकी थोरेसिक और लंबर स्पाइंस को देखने के लिए। अगर पेल्विस इंजरी, मतलब उसको उस जगह पर ट्रोमा हुआ ही नहीं है पेल्विस वाली साइड पर, तो आप पेल्विस बाइंडर अप्लाई ना करो। बट अगर उसको ट्रोमा हुआ है तो आप उसको पेल्विस बाइंडर अप्लाई करने के बाद जो है ना उसको वो जो 20 डिग्री इन रोल वाली मैंने चीजें बताई थी वो करोगे, वरना आप उसको लॉन्ग रोल करके थोरेसिक और लंबर डिफॉर्मिटी देखोगे। अगर सेंसरी लॉस हो तो वो कह रहा है पोस्टीरियर पे ना ज्यादा इजीली हम एग्जामिन कर सकते हैं, बैक पे किस लेवल तक सेंसरी ना लॉस है। एक क्लास उसने चीज बताई कि पर रेक्टम एग्जामिनेशन भी आप करोगे, ठीक है।
एनल टोन देखने के लिए, और ये चीजें भी आप करोगे। तो ये मैंने सारी आपको बताई सेकेंडरी की, इनको रिवाइज कर लेते हैं। बैटल साइन, पेरियोर्बिटल ब्रूजिंग यानी वो जो पांडा आइज थी, ईयर, नोज या माउथ में ब्लीड, ये सारे हमें बताते हैं कि स्कल का फ्रैक्चर हुआ है, स्कल की बेस का। सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर कॉमन है, इनको हम 100% कंसीडर करते हैं कि हुआ होगा फ्रैक्चर अंटिल एक्टिवली एक्सक्लूड ना कर लें। लोग रोल हम करते हैं स्पाइन को देखने के लिए थोरेसिक और लंबर को, और फिर पर रेक्टम एग्जामिनेशन करते हैं। तो ये होता है जी सारा आपका हेड इंजरी का सेकेंडरी से। आपने देखा हमारा मेन फोकस किधर था, हेड पे, फेस पे, नेक पे और स्पाइन, ये हमारा मेन फोकस था थ्रू आउट द सेकेंडरी सर्वे। चले नेक्स्ट जो बात करते हैं दैट इज एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा। एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बट कुछ चीजें मैंने एक्स्ट्रा बतानी है कि एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा जो है ना, ये मोस्टली तब होता है जब स्क्वेमस टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर हो और मिडल मेनिंजियल। ये इतना ज्यादा एमसीक्यू पॉइंट आता है ना कि एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा में किस वेसल की इंजरी होती है, तो मिडल मेनिंजियल आर्टरी की इंजरी होती है स्क्वेमस टेम्पोरल बोन के फ्रैक्चर के साथ, तो वो एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा हो जाता है। इसमें ल्यूसिड इंटरवल आता है। ल्यूसिड इंटरवल के पेशेंट जो है ना, वो पहले तो फौरन बेहोश हो जाएगा, फिर उठेगा, बातें करेगा, ठीक है, वो कोई इसको डेफिसिट नहीं है, फिर दोबारा वो बेहोश हो जाएगा, कोमा में जा सकता है। तो ये होता है ल्यूसिड इंटरवल के, जब वो बातें वगैरह करे ना, उस इंटरवल को ल्यूसिड इंटरवल कहते हैं। और होता ये कि शुरू शुरू में जब वो बेहोश होकर उठ जाता है ना, तो तब उसके ब्रेन ने कंपनसेट कर लेता है उसका ब्रेन, मतलब शुरू में बेहोश हुआ है ना, फिर उसके ब्रेन ने कंपनसेट किया कि अच्छा मैं मैनेज कर लेता हूँ प्रेशर को, मुझे परफ्यूम मिल जाए, उसको परफ्यूम मिल गई, तो वो पेशेंट उठ जाता है, ल्यूसिड में आ जाता है। लेकिन फिर कंपनसेशन उसके ब्रेन की इंपेयर हो जाती है, क्योंकि प्रेशर अभी तक हमने रिलीव नहीं किया, हमने तो हिमाटोमा अभी तक इवैक्यूएट ही नहीं किया, फिर उसकी कंपनसेशन खत्म हो जाती है और फिर हिमाटोमा एक्सपैंड करता है, तो पेशेंट फिर दोबारा से बेहोश हो जाता है, कोमा में जा सकता है। ठीक है, अच्छा, एक्साड्यूल में होना क्या है, कॉन्ट्रालेटरल हेमिपेरेसिस और इप्सिलेटरल पिपिलरी चेंज, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। टॉक एंड डाई, इसको कहते हैं टॉक एंड डाई, कि पेशेंट उठा, बातें वगैरह की और फिर मर गया, लाइक ल्यूसिड इंटरवल आया और उसके बाद फिर वो कोमा में चला गया। तो टॉक एंड डाई अगर कहीं पे आपने समझ जाना है, एक्साड्यूल हिमाटोमा की बात है। सिटी स्कैन पे आपको ये लेंटिफॉर्म लेंस शेप नजर आता है। अच्छा, इसमें ना एक और चीज मैंने बतानी थी सबड्यूरल एक्साड्यूल हिमाटोमा की, कि आप लोगों को पता है, इधर ही चले देख लेते, आपको पता है कि जो ड्यूरा मैटर होती है, वो स्कल के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से अटैच, मतलब ऐसे बिल्कुल साथ जुड़ी होती है स्कल के। तो जो एसिड हिमाटोमा था, उसने उस ड्यूरा के और स्कल के दरमियान बनना था, तो ड्यूरा तो बहुत ज्यादा फिर्मली अटैच है वो उसके साथ, स्कल के साथ। तो जो एसिड हिमाटोमा ना, उसको एक्सपैंड करने की इतनी जगह नहीं मिलती, इसलिए उसकी शेप कन्वेक्स आती है, वो ऐसे साथ 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 ऐसे एक्सपैंड करता है, वो जो है ना कन्वेक्स हमें शेप देता है, उसको ना जगह नहीं मिलती वो, क्योंकि जो ड्यूरा मैटर है ना, वो फिर्मली अटैच है उसके साथ। लेकिन जो सब ड्यूरल हिमाटोमा होता है ना, अब वो ब्रेन के साथ इतना फिर्मली अटैच नहीं है, तो वो फिर कनकेवली जो है ना, वो अच्छे से एक्सपैंड करता है। ये उसने यहाँ पर बताया था, तो ये मैंने आपको चीज बता दी। अब आपको ये भी समझ आ गई होगी कि इसकी अर्ली इवैक्यूएशन क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पता है ना, फिर ब्रेन हर्निएट कर जाएगा, अगर ब्रेन हर्निएट कर गया तो फिर इमीडिएट कोनिंग होकर डेथ हो सकती है। इस तरह का हमें ये कन्वेक्स नजर आता है सीटी स्कैन पे। इसका अगर टेबल हम देखें, तो वो क्या कह रहा है कि माइनर ट्रोमा के केस में भी ये हो सकता है, मेजर ट्रोमा के केस में भी हो सकता है। सबसे पहले ब्रीफ लॉस होगा कॉन्शियसनेस का, उसके बाद ल्यूसिड इंटरवल आ जाएगा, पेशेंट उठेगा, बातें वगैरह करेगा, फिर सडन वो डिटोरिएट कर जाएगा दोबारा से। सिटी पे आपको लेंटिफॉर्म लेयर नजर आता है, इमीडिएट आपने उसकी इवैक्यूएशन करनी होती है, इमीडिएट। आगे आ जाती है सब ड्यूरल हेमाटोमा। सब ड्यूरल हेमाटोमा ना दो तरह का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। पहले उसने एक्यूट की बात की है, मुझे लगता है उसने यहाँ पर बताया होगा, नहीं, पहले उसने एक्यूट की बात की है। एक्यूट यूजली होता है कि हाई एनर्जी, बहुत ज्यादा जोर से इंजरी हुई है, जैसे पेडेस्ट्रियन था, उसका किसी व्हीकल से एक्सीडेंट हो गया, या बहुत ऊंचाई से पेशेंट गिरा है, तो हाई एनर्जी अगर इंजरी होना, तो फिर वो एक्यूट सब ड्यूरल हेमाटोमा हो जाता है। कॉर्टिकल वेसल इसमें इंजर होती है। दूसरा सब ड्यूरल से रिलेटेड एक चीज और इंपॉर्टेंट है, कि जो ओल्डर पेशेंट होते हैं ना, या वाले पेशेंट जो एंटीकोएगुलेंट थेरेपी ले रहे होते हैं, उनमें भी कॉमन है। उनमें अगर लोअर इंजरी, माइनर से भी इंजरी होगी ना, तो उनमें सब ड्यूरल हीमाटोमा हो सकता है। एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक। एक्यूट में तो ये ना कि फौरन से सिम्टम आएंगी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर एलिवेट करेगा और फौरन से एक्स्ट्रा हिमाटोमा वाली सिम्टम ही आएंगी। फर्क सिर्फ ये है कि इसमें जो है ना, वो ल्यूसिड इंटरवल नहीं आएगा। क्रोनिक में ये होता है कि माइनर सा हेमाटोमा बना था, वक्त के साथ साथ वो ओस्मोटिक एक्सपेंशन शो करेगा और फिर जो है ना, वो सिम्टम्स उसकी आएंगी। तो एक्यूट का वो क्या बता रहा है, हाई एनर्जी इंजरीज में होता है, या एंटीकोएगुलेशन थेरेपी की वजह से भी हो सकता है। अर्जेंट इसकी अक्यूट में आपने फौरन से इवैक्यूएट करना है, एक्स्ट्राड्यूरल की तरह ही। लेकिन जो क्रोनिक है ना, जो क्रोनिक है, कि एल्डरली लोगों में ज्यादा कॉमन है, इसमें ओस्मोटिक एक्सपेंशन होगी, फिर सिम्टम आना शुरू होती हैं, डेज एंड वीक्स में सिम्टम आती हैं। हाइपोटेंस लेकिन आपको नजर आता है सिटी पे, और इसमें आप इवैक्यूएशन ना भी करो तो बर होल ड्रेनेज कर सकते हो। एक होल बना के ना स्कल में, मैं आपको फिगर दिखाती हूँ, ऐसे होल बना के ना स्कल में ऐसे ही बनाओ, फिर उसको ड्रेन कर सकते हो। ये आप क्रोनिक में कर सकते हो, बर होल ड्रेनेज, ठीक है। एक्यूट में आप इमीडिएट इवैक्यूएशन को प्रेफर करते हो।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जी। अब हमने एक्स्ट्रा ड्यूअल सब ड्यूअल हेमाटोमा की बात करी, नेक्स्ट आ रहा है सब अरेक्नोइड हैमरेज। सब अरेक्नोइड हैमरेज जो है ना, वो आपको पता है कि ट्रोमा के बगैर भी हो जाता है, वो जो पेरी एन्यूरिज्म हम पढ़ते हैं, लेकिन ट्रोमा के साथ भी हो सकता है सब अरेक्नोइड हैमरेज। अच्छा, अब आ जाती है जी सेरिब्रल कॉन्ट्यूजन। सेरिब्रल कॉन्ट्यूजन क्या है? सेरिब्रल कॉन्ट्यूजन ये है ना कि कॉन्ट्यूजन ब्रेन में बन गया। अब वो वहां पे बनता है यूजली उन एरियाज में जहां पे ब्रेन जो है ना वो डायरेक्टली स्कल के साथ इन कॉन्टैक्ट है, क्योंकि स्कल बहुत रिजिड होती है, तो वहां पे कॉन्ट्यूजन बन जाता है। कोप काउंटर कोप की बात की आपको ऑलरेडी पता है, कोप एट द साइट ऑफ इम्पैक्ट और काउंटर कोप ऑपोजिट टू द साइट ऑफ इम्पैक्ट। ये आपको हेट्रोजीनियस नजर आता है, कॉन्ट्यूजन जो है ना वो आपको सिटी पे हेट्रोजीनियस नजर आती है। अब उसने कहा कि ये वाला, अच्छा ये क्या है, हम एक्टिव रिकॉल भी कर लेते हैं, ये तो एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा है ना, ये एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा। लेकिन ये जो इस साइड पे है ना, ये आपको कॉन्ट्यूजन नजर आ रही है, ये वाली, ये कॉन्ट्यूजन है। कॉन्ट्यूजन क्या होती है? हेट्रोजीनियस से नजर आती है, क्योंकि वो ना मिक्स मिक्स हुआ होता है, उसमें ब्रेन मैटर भी है और साथ ब्लड भी है, दोनों चीजें मिक्स नजर आ रही है, तो वो हेट्रोजीनियस नजर आती है सिटी पे कॉन्ट्यूजन जो होती है। कॉन्ट्यूजन की बात आती है जी एक्सोनल इंजरी, डिफ्यूज ब्रेन के एक्सोन की इंजरी होगी, इसकी वजह से पेशेंट को बहुत सीवियर कोमा होता है, कोमा में चला जाता है पेशेंट, और एमआरआई जो है ना वो सबसे सेंसिटिव इसकी इन्वेस्टिगेशन है। नेक्स्ट आती है आर्टीरियल डाइसेक्शन। आर्टीरियल डाइसेक्शन क्या है कि आर्टरी डाइसेक्ट कर गई है, ब्लेड कर गई है, यूजुअली कैरोटिड आर्टरी होती है, एक्स्ट्रा क्रेनियली डाइसेक्ट कर जाती है, और इसके पेशेंट है ना हेडेक के साथ, नेक पेन के साथ, इस्कीमिक डेफिसिट के साथ आ रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट ब्रेन इंजरी में हम क्या कर रहे होते हैं? सेकेंडरी ब्रेन इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए इंट्राक्रेनियल प्रेशर को मेंटेन कर रहे होते हैं, कम हो जाए, हाइपोक्सिया को बचा रहे होते हैं, हाइपोटेंशन को बचा रहे होते हैं, क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब ज्यादा होगा वो ब्रेन परफ्यूम को कम करेगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कैसे कम करेगा। जब ब्रेन परफ्यूम कम होगी तो सेकेंडरी ब्रेन इंजरी होगी हाइपोक्सिया की वजह से। जब सेकेंडरी ब्रेन इंजरी होगी तो ब्रेन ने फर्दर स्वेल करना है और उसने फर्दर इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रेस कर देना है, तो ये साइकिल चलता रहेगा। इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप सेरिब्रल परफ्यूम को मेंटेन करने के लिए इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करो। अच्छा, अब जब इंजरी होती है ना ब्रेन की, तो पिट्यूटरी के साथ दो काम हो सकते हैं। पिट्यूटरी की इंजरी की वजह से वो इनअप्रोप्रिएट एडीएच बनाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से पानी रिटेन होता रहेगा, किडनी जो है ना बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाना शुरू कर देंगे। एक और काम हो सकता है कि वो एडीएच ज्यादा बनाने की बजाय ईडीएच की सिक्रेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाए, एडीएच वो बनाए ना, इस केस में डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा। तो दोनों ही काम हो सकते हैं। न्यूट्रिशन विद इन 72 आवर ऑफ इंजरी पेशेंट की न्यूट्रिशन शुरू कर देनी चाहिए, और इंटेरल न्यूट्रिशन को हम प्रेफर करते हैं। अच्छा, लास्ट टॉपिक है, मुझे पता बहुत लंबा चैप्टर था, लेकिन हम लास्ट टॉपिक करने लगे, दैट इज ग्लासगो आउटकम स्केल। जैसे हम ग्लासगो कोमा स्केल पढ़ते हैं ना, ये ग्लासगो आउटकम स्केल है। इसमें ना पेशेंट का हम देख रहे होते हैं कि हमने उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया, हमने उसको मैनेज किया, तो क्या उसके साइन रिकवरी के। अगर उसकी गुड रिकवरी होगी, उसने कहा गुड रिकवरी का मतलब ये है कि पेशेंट जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो गया, अपने काम पे जाना शुरू हो गया, जो भी उसके, अगर वो स्कूल जाता था, कॉलेज या वर्क जो भी था, वो अपने फंक्शनिंग में वापस आ गया, तो वो गुड रिकवरी है। गुड रिकवरी का मतलब ये नहीं है कि वो प्रीवियस कैपेसिटी पे वापस आ गया, वो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन गुड रिकवरी है कि वो इंडिपेंडेंट हो गया एंड रिटर्न टू देयर फंक्शनिंग, तो उसको हम 5 स्कोर देंगे। मॉडरेट डिसेबिलिटी है तो 4, स्वे डिसेबिलिटी 3, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट 2, और डेड है तो 1। तो ये ग्लासगो आउटकम स्केल अगर कोई करना चाहता है तो उसको कर ले। यहां पर आपका जो है ना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।